अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम फिज़िक्स की नई किताब का चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि किताब का पहला चैप्टर बनता है। इसका नाम है थर्मल फिज़िक्स। ओके, सबसे पहले हम ये लफ्ज़ थर्मल को समझेंगे। ओके, थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट। ठीक है, अब मैंने साथ में ना ये डायग्राम बनाई हुई है। हीट एक ऐसी एनर्जी होती है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। ओके, हॉट बॉडी से किधर को जाना है? कोल्ड की तरफ, यानी डायरेक्शन ये बनेगी। आप नीचे ये वाला जो एरो है इसको भी फॉलो करें तो डायरेक्शन हॉट से कोल्ड की तरफ बनती है। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि उल्टा क्यों नहीं पॉसिबल, यानी हीट कोल्ड से हॉट की तरफ जाए, ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल? इसको समझते हैं। मान लें एक बॉडी है ये वाली, ये हॉट बॉडी है, तो मैंने इसको ना रेड से बनाया है हॉट बॉडी को। अब कोई भी बॉडी है ना, उसमें आपको पता है क्या होता है? एटम्स होते हैं उसमें, यानी वो बॉडी एटम से मिलके बनी होती है। अब अगर ये बॉडी सॉलिड है ना, सॉलिड, तो इसके एटम्स क्या करते होते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, यानी दूसरे लफ्जों में इन एटम्स के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। इन एटम्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब इसी काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट हमें बताती है कि उसमें हॉटनेस कितनी है, उसमें हॉटनेस कितनी है। यानी अगर इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो ना, तो वो बॉडी की हॉटनेस ज़्यादा है, तो वो हॉट बॉडी है। अब चूंकि ये हॉट बॉडी है, तो जाहिर सी बात है कि इसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब एक कोल्ड बॉडी कंसीडर करें। मान लें ये एक बॉडी है जो कि कोल्ड बॉडी है। दिस इज अ कोल्ड बॉडी। अब इसके जो एटम्स होंगे बच्चों, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बताती है कि कितनी हॉटनेस है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तभी ये बॉडी कोल्ड हो पाएगी। अब अगर मैं इनको आपस में जोड़ देता हूं, यूं करके मैंने इनको जोड़ दिया, जैसे इस डायग्राम में हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाया गया है। तो देखें, ये जो एटम है हॉट बॉडी के, इनके पास क्या है बच्चों? हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव करते हुए किधर को जाएंगे? कोल्ड की तरफ जाएंगे। यही बात मैंने आपको बताई कि जब हीट फ्लो करनी होती है ना, उसने हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जाना होता है, कभी उल्टा मुमकिन नहीं है। उल्टे का मतलब समझ पा रहे हो? देखो ज़रा, उल्टे का मतलब है कि जो कोल्ड बॉडी के एटम्स है ना, वो हॉट की तरफ जाना शुरू हो जाए। बच्चों, उनकी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी काइनेटिक एनर्जी, यानी वो कम ही मूव करेंगे। ठीक है, यानी बहुत थोड़ी मूवमेंट होगी। तो ऑलवेज आपने क्या याद रखना है कि हॉट बॉडी के एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ज़्यादा होती है। और कोल्ड बॉडी के एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है, लो काइनेटिक एनर्जी। सो सॉरी, हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जाना चाहती है। अब हीट के बारे में हमने समझा, क्योंकि हीट का ही दूसरा नाम है थर्म या थर्मल। सो चैप्टर का नाम है थर्मल फिजिक्स, यानी हम उसमें हीट को पढ़ेंगे। और हीट एक ऐसी एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। ओके बच्चों, टॉपिक 10.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, उसके लिए ना एक डायग्राम को समझते हैं। लेट सपोज ये एक, अगेन मैंने सॉलिड का पीस ले लिया, सॉलिड। अब इसमें क्या होगा? एटम्स होंगे, क्योंकि हर चीज आफ्टर ऑल एटम्स पर मुश्तमिल है, तो इसमें ये एटम्स है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इन एटम्स के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि इनको थोड़ा बहुत मूव करवाती है। तो इनके पास क्या है? एक स्पेसिफिक अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं इसको, यानी इस सॉलिड के पीस को बच्चों नीचे से हीट करना शुरू कर दूं, कुछ इस तरह से मैं इनको हीट दे रहा हूं नीचे से, सो क्या होगा कि इनके जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैंने नीचे से हीट एनर्जी दी है ना, सो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो ये जो सॉलिड है ये थोड़ा फैलेगा।
या तो ये लेंथ वाइज फैल सकता है, यानी पहले लेंथ इतनी है, ये येलो वाली लाइन, और अब थोड़ी बढ़ गई। देखिए ना, ये एक एटम यहाँ पे पड़ा था, जब इसको मैंने हीट दी नीचे से तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा इधर उधर मूव करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में एटम ही तो सॉलिड बना रहे हैं ना, ये सारे मिलके एटम क्या बना रहे हैं? सॉलिड। तो अब एटम ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, यानी सॉलिड का साइज बढ़ेगा, या हम कहेंगे यहाँ पे फैलाव आएगा। फैलाव यानी एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब या तो ये लंबाई के रुख बढ़ सकता है, या हो सकता है ये चौड़ाई के रुख यानी ऊपर की तरफ भी बढ़े, क्योंकि ये एटम्स पर डिपेंड करता है कि वो ऊपर को वाइब्रेशन करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी ऊपर को जाती है या इधर उधर होती है। सो टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब क्या होगा? हीट, यानी हमने हीट देनी है तो क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन मीन्स यहाँ पे लिखा मैंने फैलाव। तो यही बात मैंने समझाई कि अगर आप किसी चीज को हीट देते हैं, ठीक है, यानी थर्मल देते हैं, थर्म, तो वो चीज एक्सपेंड कर जाती है, उसमें फैलाव आ जाता है, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब दो इसमें डिफरेंट आपको हेडिंग्स मिलेंगी और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये बात तो मैं समझा चुका हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है यानी नीचे से हीट देनी, तो क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन आएगा, यानी बॉडी का साइज बढ़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर इज लो, यानी आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर कम कैसे किया जाएगा इसको हम समझते हैं। मान लें बच्चों कि मैंने इस एक बॉडी को, सॉलिड बॉडी को, एक ऐसी जगह पे रख दिया कि इर्द गिर्द बहुत सर्दी है, यानी बहुत कोल्ड टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। तो अब क्या होगा? बॉडी गर्म है और इर्द गिर्द बहुत ठंड है, तो फिर इस बॉडी से हीट बाहर को निकलेगी, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर लिखा कि व्हेन टेम्परेचर इज लो, इससे मुराद है कि आप ऐसी जगह पे बॉडी को ले जाएंगे कि वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो अब यहां पे उल्टा होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करनी है। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, बढ़ाया था, तो क्या हुआ था? थर्मल एक्सपेंशन हुआ था, यानी ये बॉडी का जो साइज है वो बढ़ गया था, ये फैल गई थी बॉडी, ठीक है। अब उल्टा कर रहे हैं, हम टेम्परेचर लो रख रहे हैं, तो बच्चों इस बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगी। मतलब ये बॉडी इस साइज की है, मैं इसको दोबारा क्लीन करके बना लेता हूँ। ये बॉडी इस साइज की थी, सॉरी, तो मैंने कोल्ड जगह पर ले गया इसको, ओके। देन इसमें क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन, यानी अब की बार इसका साइज पहले से छोटा हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से कि अब ये इधर को हो जाएगी, ये जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूं अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। तो दो बातें आपने क्या याद रखनी है कि जब हम बॉडी को टेम्परेचर देंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो उसमें आएगा थर्मल एक्सपेंशन, यानी उसका साइज बढ़ेगा। और अगर आप टेम्परेचर को लो कर दोगे तो उसमें आएगा कॉन्ट्रैक्शन, यानी बॉडी का साइज डिक्रीज कर जाएगा या कम हो जाएगा। ओके, अब हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। बच्चों ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये तो आप अभी समझ के आए हो कि आपने थर्म यानी हीट देनी है और एक्सपेंशन यानी फैलाव पैदा होगा, बॉडी का साइज फैल जाएगा, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब आज के टॉपिक में सिर्फ आप सॉलिड्स को समझोगे, नेक्स्ट टॉपिक में लिक्विड और गैस में भी थर्मल एक्सपेंशन होती है, उसको समझेंगे। तो सॉलिड क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। हमारे पास जो सॉलिड होता है ना, पहली बात ये कि उसके एटम्स करीब करीब होते हैं, उनके दरमियानी फासला जो होता है ना वो बहुत कम होता है, जैसा कि मैं करीब करीब एटम्स बना रहा हूँ, ठीक है। जबकि लिक्विड में फासला बढ़ जाता है और गैसेस में बहुत बढ़ जाता है। तो ये मैंने सॉलिड का एक पीस बना लिया, यूं कर। अब नेक्स्ट सॉलिड की क्या पहचान है कि बच्चों ये जो एटम्स है ना, हर सारे एटम्स, इनके पास काइनेटिक एनर्जी किस शक्ल में होती है? आंसर इज वाइब्रेशन की शक्ल। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो एटम्स हैं ये अपनी जगह छोड़ दें और मूव करना शुरू कर दें, इनके पास तो जगह ही नहीं है, ये जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। एंड यू नो वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है?
लेट सपोज ये एक एटम है, वाइब्रेशन से मुराद है कि ये अपने इर्द गिर्द थोड़ा बहुत हरकत करे, मतलब अपनी जगह नहीं छोड़े, जस्ट इधर उधर राइट लेफ्ट हल्का बहुत वाइब्रेट हो, हम इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। यानी वाइब्रेशन में एटम अपनी जगह नहीं छोड़ता, और सॉलिड के सारे एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड। अब हमने देखना है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड क्या होता है। तो अगर सॉलिड्स का फैलाव हो, यानी सॉलिड का पीस ये है, और अगर मैं नीचे से इसको हीट दूं तो इसका साइज बढ़ जाए, यानी इस तरह से ये थोड़ा इंक्रीज कर जाए, एटम्स यहाँ आ जाए। ठीक है, एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो नए एटम्स मैंने बनाए हैं ये नए नहीं है, एटम्स वही रहेंगे, जस्ट ये ज़्यादा इधर उधर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, अब थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की बच्चों दो टाइप्स होती हैं। एक ये कि अगर आप किसी सॉलिड, मैं बना लेता हूं यहां पे डायग्राम, ये एक सॉलिड का पीस है, आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, थर्मल एक्सपेंशन देना है ना, तो आप इसको हीट करते हो, और आप देखो कि बच्चों इसकी लेंथ बढ़ जाए। पहले देखें लेंथ इतनी है यहां से लेकर यहां तक, और अब लेंथ यहां से लेकर यहां तक थोड़ी इंक्रीज हो चुकी। ऐसे थर्मल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, अगर सॉलिड की लेंथ बढ़ जाए, लीनियर फॉर लेंथ। ठीक है, एक और मिसाल है, यानी दूसरी टाइप है। मान लें ये आपके पास है वही वाला एक सॉलिड, अब आपको पता है कि इसकी यहां से लेकर यहां तक काउंट होगी लेंथ, और ये सारा होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए। अगर बच्चों इन दोनों को कंसीडर करें ना, यानी मैं लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं एरिया के साथ, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, यानी अगर मैं एक चीज की लेंथ भी कंसीडर कर रहा हूं और मैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कंसीडर कर रहा हूं, सो मिला के लेंथ और एरिया को मिला के बनता है हमारा वॉल्यूम। अब अगर मैं इसको हीट कर दूं, यानी थर्मल एक्सपेंशन दूं, हीट दूं, और इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो हम बोलते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन की कितनी टाइप हुई, दो। पहली लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड दूसरी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर में क्या होगा, आप किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो बच्चे उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, और वॉल्यूम में आप सॉलिड को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम में दो चीज़ें आती हैं, लेंथ भी आ जाती है और एरिया भी आ जाता है। अब देखिए ना, यहाँ पे एक लेंथ आ रही है, बुक पे किताब जो ना वो बात नहीं लिखी हुई, मैं बताने लगा हूँ। लेंथ आ रही है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इससे दो मुराद होती है। मैं इसको साइड पे दोबारा लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई एरिया, यही होता है ना वॉल्यूम। तो अब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो, इससे दो मुराद होती है। अगर बच्चों लेंथ सिर्फ बढ़ती है ना तो भी वॉल्यूम बढ़ता है, अगर लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ के साथ रिमूव करते हैं, अगर सिर्फ एरिया बढ़ता है तो भी वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर दोनों बढ़ते हैं तो भी वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो वॉल्यूम से बढ़ने से मुराद है कि लेंथ का भी बढ़ना हो सकता है, एरिया का भी बढ़ना हो सकता है, या दोनों का बढ़ना हो सकता है। अब जो लेंथ का बढ़ना है उसको तो आपने नाम दिया थर्मल, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सॉरी। तो इसका मतलब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी आ जाता है। ये बात बुक पे नहीं लिखी, तो वॉल्यूम में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जिक्र भी हो सकता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं और फिर हम वॉल्यूम की भी थोड़ी सी डिटेल देखें। कंसिडर करें बच्चों वही वाली डायग्राम कि ये एक सॉलिड का मैं पीस बना लेता हूं, और इसकी जो लेंथ होगी ना हम उसको L नॉट कह देंगे। ये जो छोटा सा नीचे मैंने गोल सा बनाया ना, मैं इसको साइड पे बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे होता है। L के साथ आप O लगाते हो, इसको L नॉट पढ़ते हैं, नॉट। तो ये L नॉट है, ये O का मतलब होता है बच्चों ओरिजिनल,
ओ का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल। तो हम कहेंगे कि ये जो सॉलिड का पीस है ना, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ये क्या है? उसकी ओरिजिनल लेंथ है। इतनी मैंने चले एक्सटेंड करके बढ़ा दी, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। अब आप क्या करें? इसको हीट करें, इसको हीट करें। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये रेड से हम हीट दे रहे हैं। तो बच्चे क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो ये मैंने थोड़ी इंक्रीज्ड लेंथ में डायग्राम बना दी। अब आप देखें, यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी ओरिजिनल लेंथ है, जबकि यहाँ से आगे इतना हिस्सा लेंथ का इजाफा है। ओके, अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ये जो टेम्परेचर है, यानी जब ये एल नॉट थी ना इसकी ओरिजिनल लेंथ, तो आप टेम्परेचर को टी नॉट बोलेंगे, यानी ओरिजिनल टेम्परेचर। देन आपने नीचे से जो हीट दी उससे टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर को आप टी बोलेंगे। और अब आप टोटल लेंथ देख रहे हैं कि वो भी टोटल बढ़ चुकी है ना, तो आप टोटल नई लेंथ को एल कह देंगे। ये सारी चीज़ें आप साइड पे लिख लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लिखते हैं कि जो एल नॉट है वो ओरिजिनल लेंथ है, किसकी? सॉलिड की। हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। फिर जो सिर्फ एल है दैट इज द इंक्रीज्ड लेंथ, या आप इसको न्यू लेंथ कह दें, ये बेटर है। दैट इज द न्यू लेंथ ऑफ द सॉलिड। सिमिलरली जो टी नॉट है दैट विल बी आवर ओरिजिनल टेम्परेचर। जो एल नॉट के ऊपर टेम्परेचर था ना, वो ओरिजिनल था, उसको टी नॉट बोलना है। और फिर एक है टी, और टी आप कहेंगे न्यू टेम्परेचर, यानी जो बढ़ाने के बाद टेम्परेचर हुआ है ना, उसको आपने सिंपल टी से मेंशन कर देना है। ये 4 फैक्टर आगे चलते हैं। अगर मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मालूम करूँ ना, तो बच्चों दिस इज कॉल्ड चेंज इन लेंथ, क्योंकि इतना ही चेंज आया ना। इससे पहले यहाँ से लेकर ये शुरू वाली तो ओरिजिनल यानी एल नॉट है। ओके, और टोटल जो है वो एल है, यानी यहाँ से लेकर टोटल लेंथ एल है, जिसको आपने न्यू लेंथ बोला। और सिर्फ ये डेल्टा एल क्या होता है? कितना इंक्रीज हुआ या कितना चेंज आया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा एल से मुराद है क्या भला? चेंज इन लेंथ। इसलिए मैंने एल को न्यू लेंथ का नाम देना सही समझा। सो डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, कि कितना लेंथ में चेंज आया। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा टी की बात करता हूं ना, दैट विल बी द चेंज इन, वेरी गुड, टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जिससे ये सारी बातें इजीली समझ आ जाए। आपने सबसे पहले तो डेल्टा एल बच्चे मालूम कर लेना है। डेल्टा एल क्या चीज है? ये नीचे मैंने लिखा चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आया। दैट विल बी इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। सुनिएगा, एल क्या चीज है? यहां पे न्यू लेंथ बड़ी वाली, यानी जो नीचे वाली डायग्राम, ये दोबारा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी टोटल लेंथ हमने न्यू लेंथ को एल का नाम दिया, और ये बड़ी वैल्यू है। इसमें से अगर माइनस कर दें एल नॉट यानी ओरिजिनल छोटी को, तो आप देखें मैं इस बड़ी में से, बड़ी जो लेंथ है इसमें से ये छोटी माइनस कर, तो पीछे इतना हिस्सा बचता है ये वाला, और उसी का नाम है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला है एल माइनस एल नॉट, यानी न्यू लेंथ जो ज़्यादा है उसमें से माइनस कर दें एल नॉट यानी ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली अगर आप डेल्टा टी की बात करते हैं तो वो हमने क्या नाम दिया उसका? चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर नीचे देखें चेंज इन टेम्परेचर, तो वो भी ऐसा आ जाएगा, टी यानी बाद में देने वाला ज़्यादा टेम्परेचर, माइनस टी नॉट यानी ओरिजिनल टेम्परेचर। अभी आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2 की। ओके बच्चों, अब मैंने नया बोर्ड ओपन किया है और वो 2 बातें दोबारा लिख लेते हैं कि जो डेल्टा एल है यानी चेंज इन लेंथ, वो बराबर है एल माइनस एल नॉट के। सिमिलरली जो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर है, वो बराबर है टी माइनस टी नॉट के। ठीक है, अब आगे सुनिएगा।
एक यहाँ पे मैं रिलेशन डेवलप करने लगा हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक रिलेशन बनाना। देखें, जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, वो किस पर डिपेंड कर रही है, इसका रिलेशन बनाना है। पहली चीज, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। यानी सिंपल सी बात है, आप जितना टेम्परेचर का चेंज करेंगे ना उतना लेंथ में इजाफा होगा। दोबारा डायग्राम इमेजिन कर लें कि ये ओरिजिनल अगर लेंथ है एल नॉट किसी सॉलिड की, तो इस पर टेम्परेचर क्या होगा, टी नॉट। अब अगर आप इस दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी यहाँ पे टी कर देते हैं, तो इधर लेंथ हो जाएगी एल। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कितना आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे ये चेंज आया, मैंने येलो कलर कर दिया। ठीक है, तो इस चेंज को हमने क्या बोला, डेल्टा एल, यानी ये लेंथ में चेंज। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, जितना आप टेम्परेचर पे चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए टी नोट 10 था और टी 50 है, तो टेम्परेचर का चेंज हुआ। अगर आप 50 की बजाय 100 करते तो टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा हुआ ना, लिहाजा ज़्यादा चेंज पर ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी। तो ये बात मैंने लिखी कि चेंज इन लेंथ का डायरेक्ट ताल्लुक है टेम्परेचर के साथ, डेल्टा टी के साथ, चेंज इन टेम्परेचर के साथ। तो जितना टेम्परेचर चेंज करते हो ना उतना ही लेंथ में भी चेंज आता है। ओके, फॉर्मूला नंबर 2 या रिलेशन नंबर 2 देखते। कहता है डेल्टा एल का डायरेक्ट ताल्लुक है ओरिजिनल लेंथ के साथ। मतलब अगर ओरिजिनल लेंथ छोटी है ना तो फिर चेंज भी छोटा आएगा। मसलन एक ओरिजिनल लेंथ है ये वाली एल नॉट ओरिजिनल, और एक ओरिजिनल लेंथ है ये वाली, यानी ये दो मैंने डिफरेंट लेंथ की ना कंडक्टर ले लिए या सॉलिड ले ली। अब मैं दोनों को अगर हीट करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं दोनों को हीट करता हूँ या एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ ना, तो इसमें जो इंक्रीज आएगा ना लेंथ में वो थोड़ा होगा क्योंकि इसकी ओरिजिनल लेंथ छोटी है, और डेल्टा एल में जो चेंज आएगा वो भी बड़ा होगा। सो कहने का मकसद है कि जो डेल्टा एल का ताल्लुक है वो डायरेक्ट है ओरिजिनल लेंथ के साथ। अगर ओरिजिनल लेंथ छोटी है तो लेंथ में चेंज भी छोटा आएगा। ठीक है, यूं आपके पास 1 और 2 ये इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या करें, दोनों को कंबाइन कर दें। देखें इस साइड पे यहाँ भी डेल्टा एल है और यहाँ भी डेल्टा एल है, तो हम यहाँ पे डेल्टा एल ऐसा लिख लेते हैं। फिर आपके पास ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या है, सिंबल है, हमने इसको ऐसा लिख लिया। फिर राइट साइड के ऊपर आपके पास डेल्टा टी और एल नॉट है, इनको कंबाइन कर लें तो ये बनेगा डेल्टा टी इंटू एल नॉट। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा बच्चे, मैं इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके ना इक्वल बनाता हूँ। जब भी मैं ऐसा करता हूँ ना तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना वो इस तरह करके अल्फा है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ऊपर वाला साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, नीचे ये बन गया है नीचे करके इक्वल बन गया है ये वाला, और ये अल्फा नहीं है, सॉरी ये प्रोपोर्शनल नहीं, ये अल्फा है। अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, इस साइड पे है डेल्टा एल और इस साइड पे है डेल्टा टी इंटू एल नॉट। इस इक्वेशन को, ये एल नॉट है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। ओके, अब इससे एक इक्वेशन मजीद निकालनी है जिसको हम बी कहेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे डेल्टा एल है, डेल्टा एल की ऊपर मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू समझाई, दैट इज एल माइनस एल नॉट। तो डेल्टा एल की जगह पुट करें एल माइनस एल नॉट यहाँ पे ही। ठीक है, इक्वल टू ये अल्फा है जो कांस्टेंट के तौर पे आया है यहाँ पे, और साथ में डेल्टा टी एंड देन है एल नॉट। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए माइनस का एल नॉट है इस साइड पे, मैं उधर ले जाऊं तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा एल इक्वल, इस साइड पे है अल्फा डेल्टा टी एल नॉट, ये पहले से मौजूद है ना। माइनस का एल नॉट इधर आके बच्चों हो जाएगा प्लस का एल नॉट। देखिए ना, उधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये सब में से, दोनों में से इधर भी एल नॉट है और इधर भी, तो आप इसको कॉमन कर लेंगे कुछ यूं। इस साइड पे है एल, ये एल मैंने लिख लिया इक्वल,
जब इस सब में से एल नॉट कॉमन चला जाएगा ना, तो पीछे बचेगा अल्फा डेल्टा टी। समझ आ रही है? ये रहा अल्फा और ये रहा डेल्टा टी, ये एल नॉट कॉमन लेंगे। उसके बाद प्लस है, बचे ये एल नॉट इधर सिर्फ अकेला है, वो तो मैंने कॉमन नहीं कर लिया, तो इधर 1 बच जाएगा, क्योंकि जब सारा कुछ कॉमन चला जाता है ना पीछे 1 बचता है। और ब्रैकेट के बाहर मैं एल नॉट लिख देता हूँ, जिसको मैंने कॉमन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिलेशन निकल आया जो कि आपको एल की वैल्यू बता रहा है। ओके, अब इसमें जो एल है ना इस फॉर्मूले में, वो क्या चीज़ है अगर आप याद करें, दैट वाज द न्यू लेंथ। एल को हमने क्या बोला था? नई लेंथ बोला था। यानी एल नॉट में जब इजाफा किया था टेम्परेचर को देने से, तो ये टोटल जो नई लेंथ बनी थी हमने इसका नाम एल रखा था। ठीक है, तो ये एल का फॉर्मूला आ गया। एक आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा, जो ए इक्वेशन है ना, इसमें से जो अल्फ़ा हमने निकाला था इसके बारे में, अल्फ़ा बचे कांस्टेंट के तौर पे काम किया ना, और इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। किसका? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एंड एक्सपेंशन। सो अल्फ़ा कांस्टेंट है, किसका कोएफिशिएंट है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट। अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अल्फ़ा का बच्चे क्या फार्मूला होगा? ए वाली इक्वेशन में बात कर रहा हूँ, यहाँ से अल्फ़ा निकालना है। आप देखें, यहाँ से अल्फ़ा निकालने के लिए इसके साथ जो डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है और जो एल नॉट हो रहा है उसको उधर ले जाना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। और इस साइड पे क्या मौजूद है? डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इस साइड पे पहले से मौजूद है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और एल नॉट। ये दोनों चीज़ें इधर आके डिवाइड हो गई, तो पीछे क्या बच गया? अल्फ़ा बच गया। ओके, अब आखिरी चीज़, अल्फ़ा जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसका यूनिट क्या होगा? तो हमने इसका यूनिट निकालना है और बात खत्म। देखें, इस लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एम। डेल्टा एल है ना, तो मीटर ही यूनिट होगा, लेंथ है आफ्टर ऑल, डिवाइडेड बाय इस टेम्परेचर का ऐसा यूनिट भला क्या होता है? केल्विन, के। और उसके साथ एल नॉट है, एल नॉट भी लेंथ है, उसका यूनिट भी मीटर। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और केल्विन जब ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा केल्विन पावर -1, यानी हम इसको पढ़ते हैं पर केल्विन, पर केल्विन। तो अल्फ़ा जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट है किसका? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, वो पर केल्विन उसका एसआई यूनिट है। ओके, अब आखिरी चीज़ है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जो डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास क्या है? सॉलिड है। सॉलिड की कुछ होती है लेंथ और कुछ उसका एरिया होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये उसका एरिया क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम से मुराद होता है वी, वॉल्यूम से मुराद होता है लेंथ मल्टीप्लाई एरिया। ओके, तो अगर मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन करवाना चाह रहा हूँ ना, थर्मल एक्सपेंशन है, तो मुझे हीट देना पड़ेगी। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ी सी चेंज करते हैं यहाँ पे। ओके, इमेजिन करें कि ये आपके पास क्या है? एक सॉलिड है, इसका वॉल्यूम वी नॉट बोलेंगे, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बच्चे यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा आप उसको टी नॉट बोल देंगे, यानी ओरिजिनल टेम्परेचर। देन हम इसको हीट करते हैं, कुछ यूं नीचे से हम इसको हीट एनर्जी देंगे, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका नया वॉल्यूम जो होगा आप इसको V कह देंगे, और जो नया टेम्परेचर होगा आप इसको T कह देंगे। अगर आपने चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है तो वो बराबर होगा V यानी न्यू वॉल्यूम माइनस V नॉट यानी ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह से अगर आपने डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर मालूम करना है, दैट विल बी T माइनस T नॉट। ओके, समझ आइए। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या मुराद है? मैंने बोला था वॉल्यूम इक्वल है लेंथ इनटू एरिया।
अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो तब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर एरिया इंक्रीज करते हो तब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और अगर दोनों इंक्रीज करते हो तब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम लीनियर में रिलेशन बनाए हैं ना, इसी तरह हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के भी दो रिलेशन बनाते हैं। कहता है कि अगर आप बात करें डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। तो चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड किस पे कर रहा है? डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर पे। और दूसरी बात कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम के। यानी अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम में चेंज भी ज़्यादा आएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम का चेंज भी कम आएगा। अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं तो क्या बनेगा? चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर है डेल्टा टी और इधर है वी नॉट, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी इंटू वी नॉट। ठीक है, नाउ मैं इस प्रोपोर्शनल को, इस वाले को इक्वल में चेंज करता हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। यहां पे बच्चों कांस्टेंट है बीटा, लीनियर में था अल्फा और वॉल्यूम में है बीटा, तो यहाँ पे है डेल्टा वी, ये प्रोपोर्शनल चेंज होके क्या हो गया? इक्वल, कांस्टेंट बीटा आ गया, और जो डेल्टा टी है वो एज सच, वी नॉट भी एज सच। इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं जैसा कि लास्ट टाइम बोला। अब मैंने इसी इक्वेशन में डेल्टा वी की वैल्यू यूज करनी है। डेल्टा वी की क्या वैल्यू है? वी माइनस वी नॉट। सो डेल्टा वी की जगह वी माइनस वी नॉट यूज कर लें, इक्वल टू, इधर है बीटा फैक्टर कांस्टेंट के तौर पे, और साथ में डेल्टा टी और वी नॉट। सो डेल्टा टी एंड वी नॉट। अब नेक्स्ट माइनस का वी नॉट उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। सो वी विल बी इक्वल टू माइनस नॉट इधर आके प्लस में वी नॉट मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये प्लस का ऑलरेडी मौजूद है, बीटा डेल्टा टी वी नॉट। अब आपने क्या करना है? आपने बीटा को कॉमन, सॉरी बीटा को नहीं, वी नॉट को कॉमन ले लेना है, चूंकि ये दोनों तरफ मौजूद है। सो हम ये इक्वेशन इस साइड पे कुछ यूं लिख रहे हैं, इस साइड पे v इक्वल टू, वी नॉट कॉमन ले लेता हूं सबसे पहले, तो वी नॉट यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया। पीछे इधर से वी नॉट सारा जा चुका है, एक ही था वही जा चुका, तो पीछे सिर्फ 1 बचता है, प्लस इस वाली वैल्यू में ये वी नॉट जा चुका है, पीछे बीटा और डेल्टा टी बचते हैं। सो बीटा और डेल्टा टी बच गए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये जो रिलेशन निकला है इसमें आपको किसका फॉर्मूला मिल रहा है? v का। v क्या है? न्यू वॉल्यूम, जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आया। अब उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन ए में हमें जाके इस बीटा फैक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। बीटा यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने कांस्टेंट के तौर पे लगाया है जब मैं प्रोपोर्शन को इक्वल में तब्दील करके गया था। सो बीटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। बीटा को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। किसका? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब बीटा का जरा फॉर्मूला निकालें, तो बीटा के साथ ये डेल्टा टी और वी नॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड। सो डेल्टा वी के नीचे डेल्टा टी और वी नॉट आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा बीटा। ओके, अब आखिरी चीज हम क्या करते होते हैं? इसका यूनिट मालूम करते हैं। बचे ऊपर डेल्टा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। नीचे डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। और साथ में वी नॉट भी वॉल्यूम है तो इसका यूनिट भी मीटर का क्यूब होगा। अब नेक्स्ट देखें, मीटर का क्यूब ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पर केल्विन, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ द बीटा। और बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। यहाँ तक हमारा आज का काम था। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह।